नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर। और आप सभी को पता है कि आकार आईएएस के द्वारा विजयारंभ 2.0 टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के भूगोल का ये दूसरा टेस्ट जो है ये आयोजित हुआ था और किसी कारणवश उस दिन इसका डिस्कशन नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज इस पूरे के पूरे टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों। और इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। जी हाँ दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो पहला प्रश्न ये है कि एक साइड दे रखी है आपको परियोजनाएं और एक साइड दे रखा है कि किन किन राज्यों की साझेदारी इन परियोजनाओं की हमें दिखाई देती है। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना की अगर बात की जाए तो चंबल नदी घाटी परियोजना आप सभी को पता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना मानी जाती है, जो कि मुख्य तौर पर 3 चरणों में आयोजित हुई है, 3 चरणों में पूर्ण हुई है। जिसमें कि पहला चरण जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों ये गांधी सागर, दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसे कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसे कहा जाता है क्या, जवाहर सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, याद रखना जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर की अगर बात की जाए तो ये दोनों हमें बांध देखने को मिलेंगे राजस्थान राज्य के अंतर्गत। और दोस्तों ये भी याद रखना कि राणा प्रताप सागर बांध हमें देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ में। अरे कहां पर बेटा, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर बात की जाए जवाहर सागर की तो जवाहर सागर हमें देखने को मिलता है कोटा में। तो इस प्रकार आप यहीं से समझ पाएंगे कि चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। सेकंड की पॉइंट की अगर बात की जाए तो बाण सागर परियोजना, दोस्तों याद रखना बाण सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की एक प्यारी सी नदी पर बनी है जिसका नाम है सोन नदी। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी, 780 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। और सोन नदी पर शहडोल जिले के अंतर्गत, किस जिले के अंतर्गत बेटा, शहडोल जिले के अंतर्गत। और शहडोल में भी आपको जगह का नाम याद रखना, स्थान का नाम याद रखना है शहडोल का देवलोंद, शहडोल का देवलोंद, शहडोल का देवलोंद। शहडोल के देवलोंद नामक स्थान पर बनी यह बाण सागर परियोजना जो है ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और 3 राज्यों में एक राज्य आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य हमें देखने को मिलता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और तीसरे राज्य की अगर बात की जाए तो तीसरा राज्य हमें देखने को मिलता है बिहार। दोस्तों ये भी याद रखना है कि तीनों ही राज्यों की जो उत्पादन क्षमता, तीनों ही राज्यों की जो साझेदारी है वो हमें 2:1:1 में देखने को मिलती है। अर्थात यहां पर आप कह सकते हैं कि बाण सागर परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है ये हमारा मध्य प्रदेश है। क्लियर है। उर्मिल परियोजना की बात की जाए तो बच्चों याद रखना उर्मिल एक नदी है जो कि केन नदी की सहायक नदी है, और केन नदी की सहायक नदी पर बनी उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना की अगर बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना दोस्तों याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये ललितपुर जिले के अंतर्गत आती है। और ललितपुर कहां पर आता है दोस्तों, तो ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जिसके तहत बने बांध का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके तहत बने बांध का नाम जो है ये माता टीला हमें देखने को मिलता है। और यह परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश इन 2 राज्यों की साझेदारी में हमें दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो चारों परियोजना का मैंने बता दिया, चंबल नदी घाटी परियोजना एमपी एवं राजस्थान, बाण सागर परियोजना एमपी यूपी एवं बिहार, साथ साथ उर्मिल परियोजना की बात की जाए तो बोलना एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी एमपी एवं यूपी की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना यहाँ पर ये जो जोबट परियोजना हमें देखने को मिल रही है, जोबट परियोजना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखना ये आपको देखने को मिलेगी अलीराजपुर जिले में। अब इसका नाम अलीराजपुर तो नहीं है, क्या बना, अलीराजपुर। जी हाँ दोस्तों, अलीराजपुर जिले के अंतर्गत ये परियोजना हमें देखने को मिलेगी किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो हम कहेंगे जोबट तहसील के अंतर्गत। और जोबट तहसील में स्थित इसी परियोजना को कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। दोस्तों ये भी याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो हमें पता होना चाहिए कि नर्मदा की एक प्यारी सी सहायक नदी है, इस नदी का नाम है हथनी नदी। तो नर्मदा की सहायक हथनी नदी पर हमें मिली चंद्रशेखर आजाद परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला अगर कोई है तो वो सर्वाधिक लाभान्वित जिला हमें देखने को मिलता है बेटा धार। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका क्या होगा, बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मिला मध्य प्रदेश में तांबा अयस्क किस भूवैज्ञानिक समूह की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में तांबे का जो उत्खनन किया जाता है ये मुख्य तौर पर धारवाड़ समूह की चट्टानों में किया जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बालाघाट जिले के अंतर्गत कई सारी तांबे की खदानें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मलाज खंड, क्या बेटा,
मलाजखंड तांबा खदान। जी हाँ दोस्तों, मलाजखंड तांबा खदान आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। और बालाघाट जिले में कहां पर, तो बालाघाट जिले के अंतर्गत बैतूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। इसके अलावा यह भी याद रखना कि मलाजखंड से जो तांबा निकाला जाता है यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत निकाला जाता है। लेकिन अभी आपको केवल पता होगा मलाजखंड, लेकिन मलाजखंड के अलावा भी जो तांबा निकाला जाता है वो कहां से, तो बच्चों याद रखना बैतूल जिले के अंतर्गत तांबे की एक खदान हमें देखने को मिलती है। और इस खदान का नाम आप लोगों ने शायद ही पहले कभी सुना होगा, घीसी खदान। कौन सी बेटा, घीसी। इसके अलावा अगर बात करें तो टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत हमें एक और खदान देखने को मिलती है, और टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत तांबे की इस खदान को कहा जाता है टीकमगढ़ की गोतेत, टीकमगढ़ की गोतेत, टीकमगढ़ की गोतेत। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से भी तांबे का उत्खनन किया जाता है, और छिंदवाड़ा जिले की जो खदान हमें देखने को मिलती है इसका नाम है जंगलधेरी, जंगलधेरी, जंगलधेरी। तो दोस्तों इतनी सारी खदानें हैं जहां से मध्य प्रदेश में तांबा उत्खनित किया जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि तांबे के उत्खनन में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे विंध्यशैल समूह से क्या निकाला जाता है, तो आप कहेंगे सर विंध्यशैल समूह से चूने पत्थर का उत्खनन किया जाता है, संगमरमर का उत्खनन किया जाता है, हीरे का उत्खनन किया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में कोयले का उत्खनन किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, क्या जवाहर सागर बांध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आप सभी को मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, जिसे मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, इसके अंतर्गत कितने बांध बने थे, 3। मंदसौर जिले के अंतर्गत बना गांधी सागर बांध, जिसकी उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट हमें देखने को मिलती है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, दोस्तों याद रख लेना, राणा प्रताप सागर बांध जो हमें देखने को मिलेगा ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। 172 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता हमें देखने को मिलती है। तीसरे की अगर बात की जाए तो जवाहर सागर बांध में देखने को मिलेगा। जवाहर सागर बांध जो है ये 99 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला माना जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो जवाहर सागर की ही बात की जा रही है। एक बात और बताना चाहूंगा सर, जवाहर सागर का एक अन्य नाम भी है। जवाहर सागर बांध को हम कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा, कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। क्या इस बांध का निर्माण 1971 में किया गया, ये कथन बिल्कुल सत्य है बेटा। वैसे तो ये परियोजना शुरू हुई थी 1953-54 में, लेकिन इसके तहत जवाहर सागर बांध का निर्माण जो करवाया गया ये 1971 में करवाया गया। दूसरी बात, क्या ये राजस्थान के कोटा में है, अभी अभी मैंने बताया, इसीलिए तो इसको कहा जाता है कोटा बैराज। तीसरा की पॉइंट, सर क्या इसकी उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। याद रखना कि इसकी उत्पादन क्षमता हमें देखने को मिलती है 99 मेगावाट। क्लियर है। आगे, क्या यह बांध चंबल नदी पर है, हाँ भैया चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर बनी यह परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना। आगे बढ़ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं क्या, खनिज संसाधन, एक तरफ क्या दे रखे हैं, स्थान। बताओ जरा, क्या कोयले का उत्खनन किया जाता है सोहागपुर से, बिल्कुल सही है बेटा। याद रखना सोहागपुर कोयला पेटी की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से लेकर तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले तक हमें देखने को मिलता है। यह भी याद रखना कि इसका जो क्षेत्रफल है यह 4142 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इतना भी याद रखना कि सर ये जो कोयला पेटी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला पेटी कहलाती है। तो एमपी की सबसे बड़ी कोयला पेटी के रूप में संबोधित की जाती है सोहागपुर कोयला पेटी। तो यहीं पर याद रख लो, एमपी की सबसे छोटी कोयला पेटी उमरिया कोयला पेटी। एमपी में कोयले की सबसे मोटी कोयले की परत अगर कहीं पर देखने को मिलेगी तो ये सिंगरौली कोयला पेटी में मिलेगी। दोस्तों क्या फेल्सपार का उत्खनन छिंदवाड़ा जिले में किया जाता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, फेल्सपार का उत्खनन छिंदवाड़ा जिले में किया जाता है। छिंदवाड़ा से तो कोयला भी निकाला जाता है, छिंदवाड़ा से मैग्नीज भी निकाला जाता है और छिंदवाड़ा से ही निकाला जाता है क्या, फेल्सपार। वहीं पर अगर बात की जाए हरसोट की तो क्या हरसोट का उत्खनन ग्वालियर जिले से किया जाता है, नहीं भैया ये गलत पिक्चर हो गई दोस्तों। याद रखना ग्वालियर नहीं बल्कि यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए ये आना चाहिए जबलपुर। अब आप सोच रहेंगे कि सर हरसोट कौन सा खनिज है, तो दोस्तों हरसोट और कुछ नहीं, जबलपुर जिले से उत्खनित किए जाने वाले जो सुरमा आप लोगों ने कभी सुना होगा तो सुरमा को ही कहा जाता है क्या, सुरमा को ही कहा जाता है हरसोट। ठीक है दोस्तों। एस्बेस्टॉस की अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस का उत्खनन करने वाला जो एकमात्र जिला हमें देखने को
मिलता है वो क्या है बेटा, झाबुआ। तो आंसर होना चाहिए था सी। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़कर अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ दे रखी है परियोजनाएं, एक तरफ दे रखे हैं शहर। देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि इंदौर जिले के अंतर्गत जल की आपूर्ति में इन चारों परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना सहायक है, तो मैं कहूंगा सर इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत बनी है एक परियोजना जिसे कि चोरल परियोजना के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा की छोटी सी सहायक नदी है चोरल नदी, और इसी चोरल नदी पर बनी है चोरल परियोजना। ये भी याद रखना कि चोरल परियोजना जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की मानी जाती है प्रथम अंतरघाटी परियोजना, प्रथम अंतरघाटी परियोजना, प्रथम अंतरघाटी परियोजना। इसे मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कहकर संबोधित किया जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। फिर बात करते हैं भोपाल की। दोस्तों याद रखना, भोपाल जिले में जल की आपूर्ति कराने में जो परियोजना सहायक है, इस परियोजना का नाम है कोलार परियोजना। जी हाँ दोस्तों, कौन सी परियोजना, कोलार। वैसे अगर देखा जाए तो कोलार किसकी सहायक नदी है, तो हम कहेंगे सर कोलार जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, और कोलार नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। इसीलिए कोलार परियोजना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भले ही अवस्थित हो, लेकिन जल की आपूर्ति एवं सिंचाई कृषि कार्य भोपाल के भी इस परियोजना के माध्यम से ही संपन्न हो जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। नरसिंहपुर जिले की अगर बात की जाए दोस्तों, नरसिंहपुर जिले में आपको देखने को मिलेगी चिंकी परियोजना। दोस्तों चिंकी परियोजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि नर्मदा की एक प्यारी सी सहायक नदी है। नाम इसका है बेटा शक्कर नदी। शक्कर नदी जो कि छिंदवाड़ा से निकलती है और नरसिंहपुर में भी प्रवाहित होती है। तो छिंदवाड़ा से उद्गमित होकर नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नर्मदा की सहायक शक्कर नदी पर नरसिंहपुर जिले में बनी है चिंकी परियोजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की अगर बात की जाए तो ग्वालियर जिले में आपको एक डैम मिलेगा। इस डैम का नाम है तिगरा डैम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखना, तिगरा डैम। तिगरा डैम की अगर बात की जाए तो तिगरा डैम जो है ये माधवराव सिंधिया के शासनकाल में निर्मित डैम माना जाता है। और तिगरा डैम किस नदी पर बना है, तो याद रखेंगे ये नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी जिसका उद्गम होता है सीहोर जिले से, और याद रखेंगे कि पार्वती का प्राचीन नाम पारा है। क्लियर दोस्तों, चलते जाना, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव कवर करते जाना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, निम्नलिखित में से राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों एक साइड दे रखा है गांधी सागर बांध, क्या मंदसौर में है? हाँ भैया, अभी अभी राहुल सर ने पढ़ाया, बिल्कुल मंदसौर में है। क्या इसकी उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है? बिल्कुल सही बेटा, 115 मेगावाट गांधी सागर की उत्पादन क्षमता है। सर राणा प्रताप सागर जोधपुर में है? बिल्कुल गलत जवाब। जोधपुर में ना होकर कहाँ है बेटा, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि उत्पादन क्षमता कितनी है, 172 मेगावाट। लेकिन यहाँ से काम खराब हुआ, जोधपुर नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ देना चाहिए था। जवाहर सागर बांध क्या कोटा में है? बिल्कुल सही। इसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है क्या? बिल्कुल सही। क्या इसको कोटा बैराज कहते हैं क्या? बिल्कुल सही। तो आंसर होना चाहिए बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिलेगा, 8वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल पीली मृदा जो एमपी के पूर्वी क्षेत्र में विस्तारित है, पूर्व के पठार में विस्तारित है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लाल पीली मृदा का 37% के साथ दूसरा सर्वाधिक योगदान है। मतलब काली मृदा के बाद दूसरी सर्वाधिक विस्तारित अगर कोई मृदा है तो वो हमारी लाल पीली मृदा है। और इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से और आर्कियन सेल समूह से हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हुआ दोस्तों कि आर्कियन क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से और गोंडवाना युगीन सेलों से इसका निर्माण हुआ। दूसरा, इस मृदा का लाल पीला रंग जो होता है यह आयरन ऑक्साइड के कारण या फिर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये कथन भी मुझे सत्य दिखाई देता है। दूसरी बात बच्चों याद रखना, क्या निक्षालन की प्रक्रिया के दौरान इसमें जो चूना होता है वो चूना बह जाता है, चूने का अवशोषण हो जाता है। तो बच्चों याद रखना ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। सर इस मृदा में ह्यूमस एवं नाइट्रोजन से समृद्ध मतलब इसमें ये दिया गया है कि ह्यूमस और नाइट्रोजन इसमें अधिक मात्रा में है, तो बिल्कुल गलत है बेटा। ह्यूमस हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, है ना। तो नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस ये तीनों कार्बन पोषक तत्वों की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो आपके 3 आंसर तो सही है, लेकिन चौथे ने सब काम बिगाड़ दिया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो हमें देखने को मिला, मध्य प्रदेश के कि किस नदी लिंक परियोजना को अगस्त 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां, जिसमें एक नदी का नाम है केन नदी, एक नदी का नाम है बेटा बेतवा नदी, और केन एवं बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। 221 किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है और साथ साथ इसको नाम दिया गया है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो याद रखना केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, केन बेतवा
जी हाँ दोस्तों, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इस रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से हम क्या क्या काम कर रहे हैं, तो बच्चों याद रखना, इसके माध्यम से हम 103 मेगावाट की जल विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, 27 मेगावाट की हम क्या कर रहे हैं बेटा, सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं मतलब करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। साथ साथ इसके माध्यम से हम 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति करवाने वाले हैं, और साथ साथ 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम कृषि कार्य करने वाले हैं। इस प्रकार से ये परियोजना जो हमें देखने को मिल रही है, इसे भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना जिस पर मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 22 मार्च वर्ष 2021 के दिन क्या किया गया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और आने वाले 8 वर्षों में इसे पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। 44,605 करोड़ की लागत से यह परियोजना बनकर तैयार होगी, जिसमें कि पन्ना रेप्टाइल पार्क अर्थात कि पन्ना जिले के अंतर्गत जो रेप्टाइल पार्क है वहां पर एक बांध बनाया जाएगा जिसका नाम है दोधन बांध, और झांसी के अंतर्गत एक डैम बनकर तैयार होगा जिसका नाम है बरुआ सागर। क्या नाम बेटा, बरुआ सागर बांध हमें देखने को मिलेगा। तो झांसी में जो बांध बनेगा उसका नाम मैं क्या बता रहा हूं बेटा, बरुआ सागर, और पन्ना रेप्टाइल पार्क में जो बांध बता रहा हूं उसका नाम है दोधन दोधन दोधन। पन्ना का दोधन, झांसी का बरुआ सागर, पन्ना का दोधन, झांसी का बरुआ सागर, मध्य प्रदेश की पहली नहीं बल्कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न मिला, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है। सभी को पता है कि तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, और नर्मदा की सहायक नदी है तो ऐसी वैसी सहायक नदी है, चिंता ना करना। कहा जाता है कि नर्मदा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली ये मानी जाती है सबसे बड़ी सहायक नदी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ी सहायक नदी इसको कहा जाता है। ये भी याद रख लेना कि तवा नदी की कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है 172 किलोमीटर, और तवा की तो कई सारी सहायक नदियां मैं बचपन में आपको पढ़ा चुका हूं। देनवा, सुक्तवा, मालिनी, बोलो देनवा, सुक्तवा, मालिनी, बोलो देनवा, सुक्तवा, मालिनी। देनवा, सुक्तवा, मालिनी इसकी मुख्य क्या है, सहायक नदियां। तवा नदी पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की अगर मैं बात करूं, जिसका पहले नाम होशंगाबाद हुआ करता था, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत जाना है इटारसी, जहां पर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हमें देखने को मिलता है, और इटारसी के अंतर्गत जाना है एक गांव के पास, गांव का नाम है बेटा रानीपुरा गांव। रानीपुरा गांव, इस रानीपुरा गांव की अगर मैं बात करूं तो इस रानीपुरा गांव के अंतर्गत बनी है तवा परियोजना। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, तवा परियोजना बनी है, और यह भी याद रखना कि तवा परियोजना का जो बैक वाटर एरिया है, इस बैक वाटर एरिया में जल भराव की समस्या हो रही थी, और इस जल भराव की समस्या से यहाँ पर जो मृदा है उसकी जो उर्वर क्षमता है वो कम हो रही थी। बस इसी का विरोध करने के लिए 1977 में इस तवा परियोजना के तहत चलाया हमने एक आंदोलन जिसका नाम था मृदा बचाओ आंदोलन। मृदा बचाओ आंदोलन, मृदा बचाओ आंदोलन। खटाखट पढ़ते जाना, खटाखट देखते जाना, खटाखट सुनते जाना, सारे फैक्ट याद करते जाना। ऑप्शन मारना था डी, पता नहीं मारा कि नहीं मारा आपने ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एमपी यूपी की पूछा यार, क्या ही दिक्कत है। माता टीला बांध का नाम अभी हम लोगों ने सुना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के तहत माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया गया, और ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश की किस नदी पे बनाई गई, तो बेतवा नदी पर बनाई गई बेटा। याद रखना क्या, ये एमपी एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सिंध परियोजना कहाँ पर है ये भी याद रख लेना। सिंध परियोजना सिंध नदी पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसको की अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और सिंध परियोजना के तहत जो बांध बना है दोस्तों, याद रखना, इसका नाम है मड़ी खेड़ा, मड़ी खेड़ा, मड़ी खेड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि सिंध परियोजना का अन्य नाम क्या है, तो सिंध परियोजना का एक अन्य नाम हमें देखने को मिलेगा अटल सागर परियोजना। अटल सागर परियोजना। तवा परियोजना अभी पूरी डिस्कस कर दी मैंने। बारना परियोजना, चिंता नहीं करना, बारना एक नदी है, किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। परियोजना किस जिले में बनी, तो बच्चों याद रखना सेन रायसेन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़कर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भाई सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के कई सारे साधनों
का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि कुएं एवं नलकूपों का भी उपयोग किया जाता है, तालाबों का भी उपयोग किया जाता है, नहरों का भी उपयोग किया जाता है और अन्य साधनों का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना, कुएं एवं नलकूप को हम रख देते हैं प्रथम नंबर पर, दूसरे नंबर पर रख देते हैं किसको बेटा, नहरों को रख देते हैं, तीसरे नंबर पर किसको रख दे बेटा, तो तीसरे नंबर पर हम रख देते हैं किसको, तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर क्या होगा, तालाब, और चौथे नंबर पर होंगे अन्य साधन, ठीक है ना। तो कुएं और नलकूप से मध्य प्रदेश में की जाती है कितना, तो आप कहेंगे 67% 67.3% की जाती सिंचाई कार्य, है ना। नहरों के माध्यम 17.6% कार्य संपन्न होता है, और अगर तालाबों की बात करें तो 2.7%, और अगर अन्य स्रोतों की बात करें तो 12.4%, है ना। क्रम पूछे जा सकते हैं, नंबर 1 पर कुएं नलकूप, नंबर 2 पर नहरें हैं, नंबर 3 पर क्या बोलना है बेटा, तालाब, नंबर 4 पर अन्य स्रोत। अगला, हरसी परियोजना किस नदी पर बनी है। दोस्तों याद रखना, हरसी परियोजना मध्य प्रदेश की एक प्यारी सी नदी पर बनी है, इस नदी का नाम है पार्वती। दोस्तों याद रखना, पार्वती नदी पर बनी हरसी परियोजना जो है, यह माधवराव सिंधिया के शासनकाल में बनाई गई थी। माधवराव सिंधिया के बारे में अगर कहूं तो इन्होंने क्या करा था बच्चों, याद रखना, माधवराव सिंधिया के द्वारा एक सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी, और इस सिंचाई विभाग के चलते इन्होंने हरसी ककेटो तीगेरा, हरसी ककेटो तीगेरा, हरसी ककेटो तीगेरा, हरसी ककेटो तिगरा इत्यादि बांधों का निर्माण कराया था। उन्हीं में से एक ही बेटा हरसी परियोजना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़कर देखते हैं दोस्तों क्या, तो रानी अवंती सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है। अवंती सागर की जब भी बात करोगे बच्चों याद रखना, बिल्कुल चिंता ना करना, अवंती सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो आप कहेंगे सर अवंती सागर परियोजना जो है मां नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर बनी है। इसको बरगी परियोजना के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और दोस्तों इसी परियोजना का एक अन्य नाम है, इसे ही कहते हैं क्या, अवंती सागर परियोजना। सर वो सब छोड़ो, ये बताओ है कहां पर, अरे ये बिजोरा गांव के अंतर्गत आता है बच्चे। और बिजोरा गांव कहां है, तो कह देना कि बिजोरा गांव मध्य प्रदेश में और कोई नहीं बल्कि जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। खटाखट आंसर लगाना था आपको। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले अभ्रक के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में अभ्रक के कई सारे प्रकार पाए जाते हैं, और इन कई सारे प्रकारों में सबसे प्रचलित प्रकार जो है ये मस्कोवाइट एवं बायोटाइट, बस इतना याद रखना, मस्कोवाइट बायोटाइट, मस्कोवाइट बायोटाइट। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई। देखो भैया बालाघाट जिला आया तो याद रखना कि बालाघाट जिले में मुख्य तौर पर जो नहर का उपयोग किया जाता है ये नहर है बेनगंगा नहर। और बच्चों याद रखना, बेनगंगा नहर को मध्य प्रदेश की माना जाता है प्रथम सिंचाई नहर। याद रखना, प्रथम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम सिंचाई नहर माना जाता है। और दोस्तों याद रखना, इस प्रथम सिंचाई नहर की स्थापना कब या निर्माण कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। ठीक है, तो कहीं पर बेनगंगा दिखे, मतलब दिख तो रहा है ना, तो लगा दो, फिर क्या दिक्कत वाली बात है यार दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों को, आपको निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है। हाँ भैया देख लेते हैं, अभी अभी रास्ते में आया था, बारना है रायसेन, कोलार सीहोर, सुक्ता बैतुल, गलत है। क्यों, क्योंकि सुक्ता परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आती है। और इसी सुक्ता परियोजना का एक अन्य नाम भी है बेटा, याद रखना, इसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। भगवंत सागर परियोजना कौन सी, तो कहना सुक्ता परियोजना। पुनासा है खंडवा, पुनासा डैम किस परियोजना के तहत बना है, तो कह देना सर पुनासा इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, खंडवा जिले के अंतर्गत जो पुनासा है, ये पुनासा नामक स्थान पर 23 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास किया गया था। और दोस्तों याद रखना, 1000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना के बैक वाटर एरिया को एमपी का सबसे बड़ा बैक वाटर एरिया माना जाता है। और इसी बैक वाटर एरिया के कारण जब हरसूद गांव डूब क्षेत्र में आया तो हमने छनेरा बसाया, और साथ साथ इसी बैक वाटर एरिया में मध्य प्रदेश का एक प्यारा सा जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू विकसित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, सर बीला बांध परियोजना से लाभान्वित जिले, आपको बता दूं कि बीला नदी पर बीला परियोजना जो बनी है मध्य प्रदेश के सागर जिले में बनी है। तो क्या दिक्कत है, सागर एवं छतरपुर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाओ, फिर बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिश्रित मृदा, लेटेराइट मृदा और मृदा अपरदन से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सम्यक अध्ययन कीजिए। कर लेते हैं यार सम्यक अध्ययन, क्या दिक्कत है बताओ। क्या मिश्रित मृदा लाल पीली मृदा और काली मृदा में परस्पर सम्मिश्रण से इस सम्मिश्रण से इसका निर्माण होता है क्या। हाँ सीधी सी बात, कक्षा में हम पढ़ते ही आए हैं, लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्रित मृदा। मध्य प्रदेश के 2 प्राकृतिक प्रदेशों में इसका विस्तार है, एक है बुंदेलखंड, एक है रीवा पन्ना का पठार, एक है बुंदेलखंड, एक है रीवा पन्ना का पठार। तो ये रहा बुंदेलखंड, ये है रीवा पन्ना का पठार।
लेटरेट मृदा का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल पीली मृदा के तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि लेटरेट मृदा जो है मुख्य तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको निक्षालित मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है ये क्या होता है, मृदा के निक्षालन से ही होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे, ताप्ती नदी के द्वारा बैतूल जिले के भेसदेही तहसील में पवन अपर्दन, गलत बात है बेटा, याद रखना, बैतूल जिले के भेसदेही तहसील में जल अपर्दन की प्रक्रिया के दौरान लेटरेट मृदा का निर्माण हुआ और इसी लेटरेट मृदा की उपलब्धता के कारण इस भेसदेही तहसील के अंतर्गत कॉफी की फसल का विकास हो सका। मध्य प्रदेश में पहली बार कॉफी की फसल का उत्पादन अगर कहीं पर किया गया तो ये बैतूल जिले की भेसदेही तहसील में किया गया और कारण केवल लेटरेट मृदा की उपलब्धता। ठीक है। चंबल नदी घाटी में अवनालिका, सभी को पता है बेटा क्या कि नदियों के अपर्दन की प्रक्रिया में एक प्यारा सा प्रकार है अवनालिका प्रकार। अवनालिका अपर्दन या नाली अपर्दन की अगर बात की जाए तो बच्चों याद रखना, अवनालिका अपर्दन में जो नदियां होती हैं बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है जो कि डाकुओं की शरण स्थली का कार्य करते हैं। और मध्य प्रदेश में चंबल नदी में आने वाली बाढ़ से मुख्य तौर पर चंबल संभाग प्रभावित है, मतलब श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिले प्रभावित है, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित जिला अगर देखने को मिलेगा तो यह जिला है मुरैना। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़कर देखते हैं क्या अगला प्रश्न जो देखने को मिलेगा, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या ये बात कर दी यार, बड़ी आसान प्रश्न पूछ लिया दोस्तों। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात के केवड़िया नामक ग्राम में स्थापित है और मां नर्मदा पर बनी यह सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1450 से लेकर 1462 मेगावाट बताई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित जो राज्य हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश कितना लाभान्वित, तो कहना 57% लाभान्वित होता है। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है, इस बांध की ऊंचाई 138.5 मीटर और लंबाई 1.2 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। दोस्तों याद रखना, 2017 अर्थात कि 17 सितंबर 2017 नरेंद्र दामोदर मोदी जी के जन्म दिवस पर इसका लोकार्पण किया गया, लोगों को समर्पित की गई है परियोजना। ठीक है ना, तो देख लेते हैं आप कौन सा कोड सही है। आगे बढ़ जाओ। आगे 21वां क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन दोस्तों, क्या है, मध्य प्रदेश की किस नदी पर मोहिनी सागर परियोजना स्थापित की गई। दोस्तों याद रखना, मोहिनी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के सिंध नदी पर स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई, तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित की गई। खत्म पिक्चर। 21वां क्वेश्चन भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान ही था। आगे बढ़ जाओ। फिर आता है मटियार परियोजना। ओ माय गॉड, कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। याद रखना, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 3 नदियों का नाम मैंने आपको बचपन से याद कराया था जब कक्षा 5वीं में आप लोग थे। हालोन, हालोन के बाद क्या बेटा, थावर, थावर के बाद क्या बेटा, मटियार। ये तीनों नदियों पर बनी है 3 परियोजना, और तीनों परियोजना की अगर बात की जाए तो तीनों परियोजना का नाम वही है, हालोन परियोजना, थावर परियोजना, मटियार परियोजना। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये आ गया प्यारा सा आपका मंडला जिला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना मंडला जिला आपका बी आंसर होगा 22वें का। अगला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा क्या है बेटा, किस प्रकार की काली मृदा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि काली मृदा मध्य प्रदेश में 47.6% अर्थात कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान अगर किसी मृदा का है तो काली मृदा का है 47.6%। और इस 47.6% में भी अगर हमसे कोई पूछे कि साधारण काली मृदा का विस्तार कितना है, तो साधारण काली मृदा का विस्तार 37% मिलेगा। गहरी काली मृदा की अगर बात की जाए तो कह देना 3.5% मिलेगा। और अगर बात की जाए छिछली काली मृदा की, तो दोस्तों याद रखना, छिछली काली मृदा हमें देखने को मिलेगी 7.1। अब आप बताओ सबसे ज्यादा विस्तार किस मृदा का है, साधारण, दूसरे पर छिछली, तीसरे पर गहरी। पिक्चर क्या हो गई, खत्म। 23 के बाद अगला क्वेश्चन 24। चलो, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी की सहायता से कहां लगाया गया। दोस्तों एमपी में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वैसे तो हमें देखने को मिलता है रीवा जिले की गुड़ तहसील के अंतर्गत, जिसे आप कहते हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। दोस्तों 750 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला, जो कि 3 यूनिट में लगाया गया। प्रत्येक यूनिट में 250 मेगावाट, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट की उत्पादन क्षमता आपको देखने को मिलेगी। सबसे मेन बात है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट से 24% बिजली जो है ये दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाती है। और मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा जो लगाया गया
ये कहाँ पर, तो मंदसौर का सुवासरा 250 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला सोलर प्लांट है बेटा, मंदसौर जिले का सुवासरा, मंदसौर जिले का सुवासरा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश में काली मृदा के निर्माण, वितरण, रासायनिक संगठन तथा भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं बेटा, विचार ही तो कर रहे हैं बचपन से हम लोग, ठीक है ना। काली मृदा का निर्माण मुख्यतः क्या दक्कन ट्रेप नामक चट्टानों से हुआ है? हाँ हुआ है। हम देखते हैं कि मालवा का पठार हो, नर्मदा घाटी क्षेत्र का पश्चिमी भाग हो, या फिर सतपुड़ा का पश्चिमी भाग हो, या ऐसा कह दें यार कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम मुख्यतः ये देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टानों का विकास हुआ, और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों में जैविक, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रिया के कारण जब शरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो शरण की प्रक्रिया से काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे इस मृदा का काला रंग केवल लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है तथा टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की कोई भूमिका इसमें नहीं होती। बहुत गलत बात कर दी भाई साहब इनने, है ना, इतनी गलत बात कर दी कि बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। दोस्तों याद रखना, काली मृदा का काला रंग जो होता है ये लोहे के एक संगठन टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण ही होता है। और यहाँ पर कमी बता रहा है भाई साहब, है ना, काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, पोटास, लोहा, मैग्नीशियम अधिक। ये बिल्कुल सही है। काली मृदा की जल धारण क्षमता, सभी को पता है कि काली मृदा की जल धारण क्षमता अति उच्च होती है, अधिक समय तक ये जल को अपने अंदर संग्रहित करके रखती है। इसीलिए तो हम कहते हैं क्या कि इस प्रकार की मृदा में मुख्य तौर पर जायद फसलों का किया जाता है क्या, उत्पादन। दोस्तों याद रखना कि काली मृदा की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि जब इसमें जल डाल दिया जाए तो ये गांठदार हो जाती है, संगठित हो जाती है, और जब इस पर धूप लगती है, मतलब जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। इसीलिए तो काली मृदा को कहा जाता है स्वतः ज्योत मृदा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न मिलेगा आपको 26, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर। सेकेंड, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1962 भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 भोपाल। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970 इंदौर। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 62 ना होकर क्या होना चाहिए था, 1961 होना चाहिए था। बस फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ जाओ। 27वां क्वेश्चन है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों याद रखना कि 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कुकुर गांव में स्थापित किया गया। जाम गोदरानी को तो जब सभी जानते हो, मध्य प्रदेश का प्रथम जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ये देवास जिले के जाम गोदरानी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। बच्चों याद रखना, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना लगभग 1964 में की गई थी, और यहाँ पर 15 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जो है इसका, सॉरी 1964 मैंने गलत बोला, आई एम सॉरी। दोस्तों याद रखना, जाम गोदरानी मध्य प्रदेश का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। और दोस्तों याद रखना 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। देवास के जाम गोदरानी में 64 पवन चक्कियां यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिनकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट रखी गई थी। नागदा का उज्जैन जो है ये भी पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है, और रतलाम का मामटखेड़ा और रतलाम का बेरछा, रतलाम का मामटखेड़ा, रतलाम का बेरछा, रतलाम का मामटखेड़ा, रतलाम का बेरछा, ये भी पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए जाना जाता है। और उज्जैन का जो नागदा है दोस्तों याद रखना, और सॉरी बैतूल का जो कुकुर गांव है, यहाँ पर नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। अगला 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 हाँ 28, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अरे यार सभी को पता है कि विंध्यशैल समूह से चूना भी निकाला जाता है, हीरा भी निकाला जाता है, संगमरमर भी निकाला जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में चूने पत्थर का उत्खनन जो होगा ये विंध्य क्रम की चट्टानों से होगा। इसी आधार पर हम मध्य प्रदेश में चूने के आधार पर हम सीमेंट फैक्ट्री की क्या करते हैं बेटा, स्थापना। मध्य प्रदेश में कई सारी सीमेंट फैक्ट्री है, केमूर सीमेंट फैक्ट्री, सतना सीमेंट फैक्ट्री, प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री, जेपी सीमेंट फैक्ट्री, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, है ना, और बानमोर सीमेंट फैक्ट्री जो मुरैना में है। तो एमपी में कई सारी सीमेंट फैक्ट्री इसीलिए स्थापित है क्योंकि यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर निकाले जाने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन 29, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा? सभी को पता है कि इंदौर जिले में हमारी देवी के नाम पर, हमारी लोक माता के नाम पर, अर्थात कि देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर यशवंतराव होलकर के द्वारा 1935 में एक एयरपोर्ट की स्थापना की गई थी, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। क्लियर दोस्तों? तो याद रखना यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खटा खट फटाफट।
ए। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं किसकी, जेट्रोफा। जेट्रोफा के पौधे को रतन जोत का पौधा भी कहते हैं और रतन जोत के पौधे से बायोडीजल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बांसवाड़ी नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बांसवाड़ी नामक स्थान पर ये क्या किया गया, तो बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया। क्लियर दोस्तों, यहां पर आपके 30 प्रश्न खत्म हो जाते हैं और मुझे थोड़ा रुकना होगा क्योंकि अब स्लाइड चेंज होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसीलिए एक एक स्लाइड में कुछ कुछ क्वेश्चन ही आ पाए। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट के लिए रुकता हूं, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लो, फिर बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। धन्यवाद। ले भैया, चलिए दोस्तों, स्लाइड लग चुकी है और 31वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना को कब स्वीकृति मिली। दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना को कब स्वीकृति मिली, तो 24 फरवरी वर्ष 2012 में पवन ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति मिली। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे कि 24 फरवरी 2012 के दिन मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना नीति लाई गई। और दोस्तों इस नीति को लाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्रों को भी भागीदार बनाना और साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की दिशा में हमें बहुत ज्यादा काम करना है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम पवन ऊर्जा के माध्यम से 20 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करेंगे और साथ साथ 1562 मेगावाट पवन ऊर्जा को सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 24 फरवरी 2012 के दिन मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना नीति लाई गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का निर्माण निम्नलिखित में से किन किन मृदाओं के सम्मिश्रण से हुआ। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लाल, पीली एवं काली मृदा के मिश्रण को ही मिश्रित मृदा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, एक तरफ दे रखे हैं क्या, औद्योगिक क्षेत्र, एक तरफ दे रखे हैं उनकी विशेषता। जैसे हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के धार के पीतमपुर में आने वाला, भारत का डेट्रॉइट कहा जाने वाला जो पीतमपुर है दोस्तों, ये ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आने वाला जो नेपा नगर है दोस्तों, ये नेपा नगर माना जाता है किसके कारण, तो ताप विद्युत ऊर्जा के कारण। नेपा नगर में मध्य प्रदेश का पहला तापी विद्युत गृह स्थापित किया गया था जिसका नाम है चांदनी टीपीएस। सभी को पता होगा कि चांदनी टीपीएस की स्थापना हम लोगों ने 1953 में की थी और ये मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर स्टेशन माना जाता है। तो नेपा नगर किस जिले में बेटा, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, चंदेरी की बात करें तो अशोकनगर के अंतर्गत आता है, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी है और साथ साथ प्रमुख औद्योगिक स्थल भी है। चंदेरी में बनती है चंदेरी की साड़ियां और ये साड़ियां ऐसी है जिनको कि एमपी में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। और सिंगरौली की अगर बात की जाए तो दोस्तों याद रखना, सिंगरौली जिले की अगर बात की जाए तो सिंगरौली जिला जो जाना जाता है वो किस कारण से जाना जाता है, सिंगरौली जिला जाना जाता है दोस्तों कोयले के कारण, है ना। 33वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 33वें क्वेश्चन के अंतर्गत एक और दे रखे हैं औद्योगिक क्षेत्र और एक तरफ दे रखी है विशेषता। जैसे अगर पीतमपुर की बात की जाए तो पीतमपुर मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और धार जिले के अंतर्गत आने वाले इस पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर स्वचालित वाहनों का कार्य होता है, अर्थात कि ऑटोमोबाइल्स उद्योग यहाँ पर स्थित है। नेपा नगर की बच्चों बात की जाए तो नेपा नगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला कागज कारखाना हमें देखने को मिलेगा, NNPPM, नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल, जहां पर कि अखबारी कागजों का निर्माण किया जाता है। चंदेरी की बात की जाए तो चंदेरी जो है ये साड़ी उद्योग के लिए बड़ा फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। और सिंगरौली की अगर बात की जाए तो सिंगरौली जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तापी विद्युत स्टेशन जो है, तापी विद्युत गृह जो है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। 1982 में हमने देखा था कि 1982 में रूस की सहायता से इंदिरा गांधी जी ने सिंगरौली के बेढ़न नामक स्थान पर विंध्याचल टीपीएस का शिलान्यास किया था। 1987 से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट है दोस्तों, और ये एमपी का सबसे बड़ा तापी विद्युत गृह कहलाता है। ठीक है, तो सारे औद्योगिक क्षेत्रों को आपको मिलाकर बढ़िया तरीके से अरेंज करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, रट लेना घोट लेना, कई बार एग्जाम में आया है। 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। ऐसे ही पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना तो कहना 1982 में की गई थी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 के अंतर्गत की गई थी। और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई बेटा, 1965 में की गई। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है बच्चों, याद रखना कि MPSIDC जो है ये मुख्य तौर पर किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करता है।
एमएसएमई सभी को बचपन से याद होगा कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर बात की जाए किसकी, तो औद्योगिक नीति की, तो औद्योगिक नीति जो होती है रोजगार सृजन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन का कार्य करती है। और सेज की बात की जाए, स्पेशल जोन की बात की जाए, तो ये निर्यात को प्रोत्साहित करती है। मतलब आपका आंसर होना चाहिए था 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए, तो अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीएनजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि किस जिले ने हासिल करी? तो बेटा याद रखना कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत जो आदर्श गौशाला है, इसने यह उपलब्धि या ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं इंडस मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क की अगर बात की जाए तो बच्चों याद रखना मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रदेश का ये पहला मध्य प्रदेश का ये पहला मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क मतलब कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई है जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक मेगा फूड पार्क आपको देखने को मिलेगा देवास जिले के अंतर्गत, और देवास जिले के अंतर्गत इस मेगा फूड पार्क को आप कहते हैं अवंतिका। इसके अलावा आप देखोगे तो छोटे छोटे कई सारे फूड पार्क है, जैसे मेनेरी नामक फूड पार्क मंडला जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बोरे गांव की, तो बोरे गांव नाम का फूड पार्क आपको कहां पर देखने को मिलता है? छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत मिलता है। मालनपुर की अगर बात की जाए तो मालनपुर आपको देखने को मिलेगा बेटा कहाँ? भिंड जिले के अंतर्गत। वहीं अगर बात की जाए किसकी बेटा, तो अगर बात की जाए किसकी, जग्गा खेड़ी की, तो जग्गा खेड़ी एवं दालोदा, जग्गा खेड़ी एवं दालोदा जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? मंदसौर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए किसकी बेटा, माखन नगर, जिसको पहले बबई कहा जाता था, माखन नगर में भी एक आपको फूड पार्क देखने को मिलेगा। तो मेनेरी है, मंडला, बोरेगांव, छिंदवाड़ा, मालनपुर, भिंड का, जग्गा खेड़ी कहाँ पर? मंदसौर में। और माखन की अगर बात की जाए तो माखन नगर कहाँ पर है? तो बोला नर्मदापुरम में। ऐसे फूड पार्क और भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई है। एक और निमरानी, निमरानी कहाँ पर? तो बोला खरगोन जिले के अंतर्गत निमरानी फूड पार्क भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर मेगा फूड पार्क की बात करें तो एमपी का पहला मेगा फूड पार्क इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन जिले में है, और दूसरा मेगा फूड पार्क जो है वो देवास का अवंतिका, देवास का अवंतिका। और ये सारे फूड पार्क, ये सारे के सारे फूड पार्क जो है ये आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग जिले में। क्लियर है? आगे 38 की अगर बात की जाए तो 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के निर्माण के संदर्भ में सही है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाल पीली मृदा में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत लाल पीली मृदा के निक्षालन से जो मृदा बनती है वो कौन सी मृदा है बेटा? लेटेराइट मृदा, इसीलिए इसको निक्षलित मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध और चंबल जो नदी जोड़ो परियोजना है ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र लाभान्वित होंगे, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र लाभान्वित होंगे। बच्चों याद रखना वर्ष 2024 में जल शक्ति मंत्रालय में इस परियोजना के अंतर्गत अनुबंध किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ और बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अंतर्गत है। 1964 में इसकी की गई थी बेटा स्थापना, किस देश की सहायता से? बचपन से याद है ब्रिटेन की सहायता से। और वर्ष 2013 में इसको दिया गया महारत्न कंपनी का दर्जा। किसका बेटा? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ जाओ। सोप स्टोन की अगर बात की जाए तो बच्चों याद रखना सोप स्टोन जो है ये मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले से निकाला जाता है। और सोप स्टोन की अगर बात की जाए तो सोप स्टोन का एक अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं बेटा टाल्क। क्या बोलते हैं? टाल्क। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले से सोप स्टोन का क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी के कारखाना सबसे बड़ा कारखाना, तो बच्चों याद रखना मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना जो हमें देखने को मिलता है ये विदिशा जिले के गंज बासोदा नामक स्थान पर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आणविक अनुसंधान केंद्र, मतलब कि केट की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। केट की अगर बात की जाए तो केट आपको देखने को मिलेगा कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, लेकिन 2005 में इसका नाम बदल दिया गया। और नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है? बच्चों याद रखना 300 किलोमीटर का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो औद्योगिक कॉरिडोर है ये जबलपुर कटनी सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। जी हां दोस्तों, 300 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है और इसके लिए 1800 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। बहुत महत्वपूर्ण बेटा याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु क्यों कहा जाता है? क्या मृदा की धीमी क्षति के कारण? क्या उपजाऊ
ऊपरी परत के बहाव के कारण, क्या भूमि की पथरीली होने के कारण, क्या वनस्पति के नष्ट होने के कारण? नहीं दोस्तों, अपरदन की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि जल बहाव के कारण जब मृदा की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसी को कहते हैं मृदा अपरदन, और इसी को कहते हैं मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। तो आंसर होना चाहिए बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मेले क्या है। तो बच्चों याद रखना, सूती वस्त्र उद्योग का एक लंबा खासा इतिहास रहा है मध्य प्रदेश में। अंग्रेजी शासन काल में वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी बुरहानपुर जिले में, जिसे कहते थे तापी कपड़ा मिल, लेकिन वो असफल रही। फिर वर्ष 1907 में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर जिले में मालवा कपड़ा मिल प्रदेश की प्रथम सफल कपड़ा मिल मानी जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में या मालवा में और भी कई सारी मिलों को स्थापित किया गया, जैसे कल्याण कपड़ा मिल इंदौर में, स्वदेशी कॉटन कपड़ा मिल इंदौर में, हीरा कपड़ा मिल आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। ऐसी कई सारी कपड़ा मिल आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? इंदौर जिला। इंदौर जिले को हम कहते हैं ना सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी या मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, जिसका मुख्य कारण आप देखते हो कि मालवा क्षेत्र में काली मृदा की उपलब्धता है। दूसरा, A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन नारायण के द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया सुब्रमण्यम एवं श्रीमन नारायण के द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र कितने बताए गए, कोपेन एवं जीजर के द्वारा कितने क्षेत्र बताए गए, थार्नथवेट के द्वारा कितने क्षेत्र बताए गए, और सामान्य वर्गीकरण मध्य प्रदेश में जलवायु का किस प्रकार से किया गया। तो बच्चों याद रखना, A.R. सुब्रमण्यम एवं टी श्रीमन नारायण के द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए गए, जिसमें एक कहलाता है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश, एक कहलाता है गर्म शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और एक कहलाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु प्रदेश। कक्षा में मैंने बकायदा मैप के माध्यम से तीनों ही प्रकारों की व्याख्या आपके समक्ष करी थी दोस्तों। आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश में सम जलवायु बनाने में किसकी आधारशिला मानी जाती है? सम जलवायु बनाने में मध्य प्रदेश के पर्वत पठार और मध्य प्रदेश के जितने भी उच्चावाच है, अर्थात की उच्च स्थलाकृतियां निम्न स्थलाकृतियां जो होती है, इनकी अहम भूमिका हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक है? ये सारे कारक है बेटा। समुद्र से दूरी मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो कि समुद्र से नजदीक है, वहां पर हमें जलीय प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से बहुत दूर है, वहां पर स्थलीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा से दूरी भी इसके अंतर्गत आप ले सकते हो। कर्क रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु हमें प्राप्त होती है, और हिमालय पर्वत से आने वाली शीत हवाओं के कारण भी मध्य प्रदेश की जलवायु प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं मुझे बोलना चाहिए 1 2 3 4 और गणपति की जय जयकार, मतलब चारों ही कारक ऐसे हैं जो कि यहां पर उत्तरदायी हैं। वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या है? बच्चों याद रखना कि वर्षा की परिवर्तनशीलता की अगर मैं परिभाषा बोलूं तो औसत वर्षा से अधिक वर्षा का होना या औसत वर्षा से कम वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता को प्रतिशत में आंका जाता है। और बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता धीरे धीरे बढ़ती है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की परास ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ऐसा क्षेत्र जहां पर हमें अधिक वर्षा देखने को मिलती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो कम दिखाई देगी। मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहां पर वर्षा की परिवर्तनशीलता हमें क्या देखने को मिलेगी? कम। और याद रखना, जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर गमन करते हैं, वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होती है न्यून वर्षा, और कम वर्षा की परास होने के कारण वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होगी? ज्यादा, है ना। याद रखना कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मात्र हमें देखने को मिलती वर्षा की परिवर्तनशीलता 15%, क्योंकि वर्षा की परिवर्तनशीलता को प्रतिशत में ही मापा जाता है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है हमें कितने बेटा? तो 35% देखने को मिलती है। और इसी वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता वाले क्षेत्र में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भिंड जिला, जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता 48.4% आंकी गई है। और एमपी में न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता किस जिले की है? तो न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। कितनी है बेटा? तो 10.9% आपको देखने को मिलेगी। क्लियर दोस्तों? चलो भाई साहब आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़कर देखते हैं अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मैग्नीज खनिज की सक्रिय पेटी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? आप सभी को पता है कि बालाघाट जिले की भरवेली खदान, बालाघाट जिले के देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखो बालाघाट जिला है, और बालाघाट जिले में कितनी सारी खदानें हमें देखने को मिलेगी? सबसे पहले भरवेली खदान यहीं बालाघाट में, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज खदान मानी जाती है। कौन सी बेटा? भरवेली। एक मिलेगी रमरमा,
क्या मिलेगी बेटा, रमरमा खदान। रमरमा के बाद एक मिलेगी तिरोड़ी, क्या मिलेगी बेटा, तिरोड़ी खदान। तिरोड़ी के बाद एक मिलेगी उकवा, क्या मिलेगी, उकवा। और उकवा के बाद एक मिलेगी सलवा, क्या मिलेगी, उकवा सलवा। तो भरवेली, रमरमा, तिरोड़ी, उकवा, सलवा। ओहो, एक और कैसे भूल गया, याद रख लेना, सीता पहाड़, सीता पहाड़, सीता पहाड़। अरे बच्चों याद रखना, बालाघाट जिले में केवल भरवेली नहीं पूछी जा सकती, ये सारी खदानें भी पूछी जा सकती है। वैसे ही अगर बात करें छिंदवाड़ा जिले की, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भी हमें मैग्नीज की कई सारी खदानें देखने को मिलती है। जैसे एक आपको देखने को मिलेगी गोवई और गोठी, गोवई और गोठी, गोवई और गोठी। इसके बाद मिलेगी सीतापुर, 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 सीतापुर। क्लियर दोस्तों, तो गोवई, गोठी, सीतापुर, गोवई, गोठी, सीतापुर, और आखिरी में कांची ढाना, आखिरी में कांची ढाना, आखिरी में कांची ढाना। तो छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिला जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन होगा ए। क्या होगा बेटा, ए। आगे बढ़ जाओ। कोपेन ने मध्य प्रदेश को कितने प्रकार की जलवायु, मैंने बोला था कि कोपेन से प्रश्न पूछा जा सकता है, थारनाथवेट से प्रश्न पूछा जा सकता है ना, सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण से प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारे कोपेन एवं जीजर साहब ने सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों की संख्या बताई है 3। इसको भी मैं कक्षा में बकायदा मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको रटा चुका हूं, याद करा चुका हूं। आप प्रश्न बकायदा पढ़ते से ही समझ जाइएगा। उष्ण, गर्म, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश इन्होंने एक क्षेत्र बताया। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश इन्होंने एक क्षेत्र ये बताया, और एक क्षेत्र बताया मध्य प्रदेश में उष्ण शुष्क मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। ये कोपेन एवं जीजर के द्वारा बताया गया है। आगे सर अगला प्रश्न जो देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों पाई जाती है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मध्य से 14 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा ही मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, तो याद रखना, कोरंडम किस धातु का अयस्क है। बच्चों याद रखना, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है, और मुख्य तौर पर कोरंडम का जो उत्खनन किया जाता है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से किया जाता है, और साथ साथ एमपी के सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली जिले से कोरंडम का किया जाता है। क्या बेटा, उत्खनन। क्लियर है, आ जाओ। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है बच्चे 55 नंबर के प्रश्न की अगर बात की जाए, उत्तर के मैदानी क्षेत्र में, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में और मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। सभी को पता है दोस्तों कि मालवा का जो पठार है यहाँ पर ठंड भी सामान्य पड़ती है, गर्मी भी सामान्य पड़ती है, वर्षा भी लगभग सामान्य होती है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठंड बिल्कुल कम है। सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में साधारण गर्मी है, ठंड थोड़ी सी ज्यादा है, और नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत अधिक गर्मी व साधारण ठंड हमें देखने को मिलेगी। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा किसका परिणाम है। बच्चों याद रखना, शीतकालीन वर्षा जो होती है बच्चों मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में होने वाली वर्षा जो होती है इसको क्या कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, इसको कहते हैं मावठा। क्या कहते हैं, मावठा। और मावठा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, तो रबी के फसल की विकास के लिए मावठा सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। शरतकालीन सत्र के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसको कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाला पचमढ़ी, 212.3 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, मध्य प्रदेश का मासिनराम मेघालय, मध्य प्रदेश का कश्मीर कह लो, या फिर मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कह लो, मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन कह लो, या मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल कह लो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है। मध्य प्रदेश में उत्तम कोटि का बॉक्साइट मुख्यतः किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मेकाल के पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे पहले उत्खनन कटनी जिले से किया गया था वर्ष 1908 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से निकाला जाता है मैग्नीज, जैसे कि अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले से निकाले गए मैग्नीज को भेजा जाता है क्या, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रेणुकूट एल्यूमिनियम प्लांट को। इसीलिए अनूपपुर जिले के अमरकंटक को मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, रेणुकूट कहकर संबोधित किया जाता है। इसके अलावा निकलता है शहडोल जिले से, शहडोल जिले से भी निकाला जाता है क्या बेटा, बॉक्साइट। तो ये मान के चले कि सबसे उच्च कोटि का मैग्नीज जो हमें देखने को मिलेगा ये मेकाल के पठारी क्षेत्रों में मिलेगा। सभी को पता है कि अनूपपुर शहडोल जो है ये मेकाल के पठारी क्षेत्र का ही हिस्सा है। इसके अलावा आगे बढ़ जाओ।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ का है? एमपी में सबसे ज्यादा तापमान मिलेगा विदिशा जिले के गंज बासोदा का। ठीक है दोस्तों, वैसे मध्य प्रदेश में कई सारे गर्म स्थान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत गर्म जिला जो हमें देखने को मिलता है ग्वालियर। इसके अलावा एक क्षेत्र है खजुराहो, जहां पर भी हमें देखने को मिलती है गर्मी। यहाँ पर एक मिलेगा नौगांव, नौगांव भी मध्य प्रदेश का गर्म स्थान है। एक मिलेगा बेटा बड़वानी, ये भी मध्य प्रदेश का गर्म स्थान है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सबसे ज्यादा गर्म जो माना जाता है वो क्या बेटा? गंज बासोदा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 60, मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? बच्चों, मध्य प्रदेश का औसत तापमान बताया जाता है 21 डिग्री सेल्सियस। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है कोपेन, वही वाली बात, थार्नथवेट पूछा जाएगा, सुब्रमण्यम श्रीमन नारायण पूछा जाएगा, कोपेन जिजर पूछा जाएगा। तो कोपेन जिजर के अनुसार ग्वालियर से लेकर सिंगरौली तक के उत्तर पूर्वी जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बच्चों याद रखना, कोपेन एवं जिजर ने बताया कि ग्वालियर से लेकर सिंगरौली, मतलब सीधी सी बात है कि हम उत्तरी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर से लेकर सिंगरौली तक मध्य भारत का पठार भी कवर है, बुंदेलखंड का पठार भी कवर है, रीवा पन्ना का पठार भी कवर है। और इस क्षेत्र की जलवायु में हमें देखने को मिलता है क्या? तो बच्चों याद रखना, इस क्षेत्र की जलवायु हमें देखने को मिलती उष्ण गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या मिलती बेटा? उष्ण गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ जाओ। सर, थार्नथवेट ने मध्य प्रदेश को कितने प्रकार की जलवायु में विभाजित किया? तो थार्नथवेट के द्वारा भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया। और ये 3 भाग कौन कौन से थे दोस्तों? तो याद रखना, एक क्षेत्र कहलाता तर अल्पाद्र जलवायु प्रदेश, एक क्षेत्र कहलाता शुष्क अल्पाद्र जलवायु प्रदेश, और एक क्षेत्र कहलाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये कोपेन के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस जिले के अंतर्गत स्थित है? सभी को पता है, मध्य प्रदेश की प्रथम ऋतु वेधशाला जो हमें देखने को मिलेगी इंदौर में। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला कहां पर देखने को मिलेगी? उज्जैन में। लेकिन ऋतु संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए प्रदेश की प्रथम ऋतु वेधशाला इंदौर जिले में स्थापित की गई थी। फिर दोस्तों आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश में अमरकंटक को किस कारण से मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है? दोस्तों मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकाला गया जो बॉक्साइड है, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम प्लांट को भेजा जाता है, इसीलिए अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ जाओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा 65, मध्य प्रदेश के किस भाग में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर बात करें 65 के बाद 66 की, तो 66 के अंतर्गत अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों याद रखना कि क्या कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है? यार कैसी बात कर दी यार, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। यार कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को? यह मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है यार। दक्षिण है ना, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती, पवनों के द्वारा वर्षा होती है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। अरे नहीं भैया, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु जो है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में नहीं बल्कि उत्तरी भाग में पाई जाती है, जबकि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सी वाली बात मेरे को बिल्कुल नहीं जमी, आपको भी नहीं जमना चाहिए था बेटा। सी लगाना था आंसर। बेटा बताओ सी लगाया कि नहीं लगाया? आप लोगों ने लगा दिया होगा। टंगस्टन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान किस जिले का है? तो बच्चों याद रखना, टंगस्टन के उत्खनन के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो प्रथम जिला है वो आपको देखने को मिलेगा नर्मदापुरम जिला। और नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत एक गांव देखने को मिलेगा। इस गांव का नाम बच्चों आगर गांव। आगर गांव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से टंगस्टन का उत्खनन किया जाता है। सभी को पता है कि टंगस्टन का जो उपयोग है ये बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है, और नर्मदापुरम जिले का आगर गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाओ। 68, मध्य प्रदेश के किस भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? दोस्तों याद रखना, मालवा के पठार में ठंड भी सामान्य, गर्मी भी सामान्य, वर्षा भी सामान्य, इसीलिए इस पठार की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। और चीनी यात्री फाहियान ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहकर संबोधित किया। यह सम जलवायु वाला क्षेत्र है, समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। फिर आगे बढ़ जाओ। अगला आता है मध्य प्रदेश वर्षा के औसत के संबंध में सही कथनों का चुनाव करना है। सही कथन, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर किसी क्षेत्र में हो रही है तो क्या इसको निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कहेंगे, जैसे कि चंबल घाटी क्षेत्र? बिल्कुल सही है। बच्चों याद रखना, 75 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा हो रही तो स्वाभाविक सी बात है कि वो निम्न वर्षा वाला स्थान है, जैसे कि चंबल घाटी मतलब कि मध्य भारत का पठार। 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा अगर किसी क्षेत्र में हो रही है तो क्या ये औसत से कम वर्षा वाला स्थान है? जी हाँ, ये औसत से कम वर्षा वाला स्थान है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से कम वर्षा होती है, ये बिल्कुल गलत है। और 130 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पचमढ़ी है ना। 212.3 सेंटीमीटर की वर्षा कहां पर होती है? पचमढ़ी। तो आपका आंसर जो होना चाहिए, सही कथन पूछा ना बच्चे, तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 4। 1 2 4, 1 2 4 मतलब ए, मतलब गणपति की जय जयकार। आ जाओ फिर बात करते हैं किसकी बेटा? किस विदेशी यात्री ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा किसने? पूरा चीनी यात्री फाहियान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। अगली बात करते हैं सर
क्वेश्चन नंबर 71। ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए तब मजा आता है ना। देखो याद रखना, कथन दे रखा है और कथन का कारण दे रखा है। कथन ये है कि मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला लौह अयस्क प्रायः निम्न कोटि का होता है। पहला कथन ये है। दूसरा कारण दिया है कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क में अधातु एवं सिलिका की मात्रा होती है। बिल्कुल सही है। अरे अधातु एवं सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ही तो मध्य प्रदेश के धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है यह निम्न कोटि का होता है। मतलब कि आपका आंसर जो होना चाहिए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों से पूछे जाए जिसमें पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे। तुक्का प्रवृत्ति बंद करने के लिए माइनस मार्किंग तो आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा सामान्य प्रश्नों को ना पूछकर थोड़े जटिल प्रश्न बनाना चाहिए, तभी कंपटीशन एक हद तक जा सकेगा, अच्छे बच्चों का चयन हो सकेगा। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु कहा जाता है? बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को उनाला या यूनाला कहते हैं, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। शीत ऋतु को क्या कहते हैं बेटा? सियाला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश में गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं बेटा? लू। लू लग जाती है तो हमको क्या खिलाया जाता है बेटा? प्याज खिलाया जाता है, कांदा खिलाया जाता है। आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में दैनिक तापांतर किस माह में सबसे अधिक? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च माह में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म माह मई का माह हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड अगर किसी माह में होती है तो जनवरी माह में देखी जाती है। जनवरी माह में ही शिवपुरी जिले का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, इसीलिए तो शिवपुरी को हम कहते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला। ठीक है, बताओ द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसको कहा जाता है बेटा? याद रखना कि सितंबर माह में सूर्य के दक्षिणायन के समय सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। 75 के बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन 76। मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश में शीतकाल में जो वर्षा होती है, इस शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठा कहलाती है। और मावठा जो होता है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, और मावठा जो होता है ये रबी की फसलों के विकास के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 77। चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। चीनी मिट्टी का निर्माण क्या ग्रेनाइट और फेल्सपार खनिज के शरण से होता है? बिल्कुल सही बेटा। इसमें पोटास एवं सोडे की मात्रा अधिक होती है क्या? बिल्कुल गलत बेटा। यह अग्नि प्रतिरोधक खनिज है क्या? बिल्कुल गलत बेटा। इसका प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट माना गया, बिल्कुल गलत बेटा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 77 है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पचमढ़ी में ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल की ऊंचाई से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्म काल और वर्षा काल की अपेक्षा तीव्र होती है, बिल्कुल गलत। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है ना, तो ये थोड़ा सा सही आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बेटा। प्रदेश में अधिकांश वर्षा पश्चिमी नहीं बेटा, पश्चिमी विक्षोभ से नहीं होती है, पश्चिमी विक्षोभ से ना होकर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो 1 और 3, जहां पर भी 1 और 3 लगा देना सही है, मतलब आंसर क्या होगा बेटा? सी। आगे बढ़ जाओ। 78वां क्वेश्चन, सॉरी 79वां क्वेश्चन है ना, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है बेटा? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर की बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 80 क्वेश्चन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? बच्चों याद रखना 19 जनवरी वर्ष 1962 में, 1962 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश की जलवायु का मुख्य प्रकार क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? ग्रीष्म को कहो यूनाला, शीत को कहो सियाला, वर्षा को कहो चौमासा। वर्षा को क्या कहेंगे? चौमासा। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? पूर्वी मध्य प्रदेश की जलवायु हमें कैसी देखने को मिलेगी? बच्चों याद रखना, पूर्वी मध्य प्रदेश की जलवायु नम से नम आर्द्र और शुष्क आर्द्र हमें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाओ। सर, अग्नि सह ताप सह मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों याद रखिए, जो अग्नि सह मिट्टी के संबंध में कथन पूछा गया है वो क्या है? यह लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड 1600 डिग्री तापमान पर जलती है। इसका उपयोग भट्टियों या ईंटें बनाने में होता है। यह केवल बुंदेलखंड में मिलती है। यह उच्च ताप सहन करने वाली वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त की जाती है। तो सही नहीं है पूछा है, तो बच्चों याद रखना ये बुंदेलखंड में हमें नहीं मिलेगी। बाकी सारे कथन क्या है बेटा? सत्य है। बाकी क्या है बेटा? सत्य। ये कहाँ मिलेगी? जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, शहडोल इत्यादि जिले में मिलेगी बेटा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस शाखा के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की शाखा
के द्वारा होती है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जांचल कहा जाता है? तो ऊर्जा की राजधानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का बेढन कहलाता है। 87 की बात करें तो सतपुड़ा या सारणी ताप विद्युत केंद्र को किस नदी के जल से प्राप्त होता है? मतलब ये मान के चलो कि सतपुड़ा या सारणी ताप विद्युत ग्रह जो है इसको किस नदी के जल से आपूर्ति करवाई जाती? तो नदी का नाम होगा बेटा तवा। कौन सी नदी? तवा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 88 की। 88 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बताओ यहां पर अगर बात की जाए कि ये जो एसआर है क्या ये सिंगरौली जिले में है? बिल्कुल सही है। जेपी बीना सागर में है, बिल्कुल सही है। निगरी बैतूल में नहीं बेटा सिंगरौली में है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है छिंदवाड़ा में है। तो आंसर होना चाहिए सी में बैतूल नहीं बल्कि आना चाहिए क्या बेटा? सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, चलो सी है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कहां पर जाते हैं तो आगे बढ़ते देखते हैं दादा धूनी वाले ताप विद्युत ग्रह की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत है और यह मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट माना जाता है। आगे फिर बात करते हैं दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश में सीसा खनिज किन सेल क्रमों की चूना पत्थर शेलों में निर्मित है? तो बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश में जो प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन क्रम की चट्टानें होती हैं वहां पर पाया जाता है क्या बेटा? ये आपका चूना सीसा। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन मिलेगा क्या? सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं चेतन सिंह सोलंकी का नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। पीलू खेड़ी कहाँ है? पीलू खेड़ी नामक औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ जिले में मिलेगा। साथ साथ रहटा नाम का क्षेत्र बुरहानपुर जिले में मिलेगा। पुरेना छतरपुर में ना होकर बच्चों याद रखना पन्ना जिले के अंतर्गत मिलेगा। मेघनगर मिलेगा झाबुआ। छतरपुर के अंतर्गत जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम है चंद्रपुरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। 93 की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे पहली खनिज नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो बच्चों याद रखना, एमपी की पहली खनिज नीति जो लाई गई थी वर्ष 1995 में लाई गई थी और प्रदेश की दूसरी जो खनिज नीति लाई गई वर्ष 2010 में लाई गई। आगे अगर बात करें 94 क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में इसको मनाए जाने की घोषणा की है और 2026 को कृषि वर्ष मनाए जाने की। ठीक है ना, याद रखना, रोजगार नाम में मैंने पढ़ाया था। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961 में इसकी स्थापना की गई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आगे बढ़ जाओ। 96 सर, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बानमोर मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। ये क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है तथा 2013 में इस फैक्ट्री में धनुष तोप का निर्माण किया गया। नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल जो है नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत स्थित है ना। तो बच्चों याद रखना, नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल जो है नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत नहीं बल्कि आपको देखने को मिलेगी बुरहानपुर जिले के अंतर्गत, है ना। तो ये आपका 7 की बात करते बच्चों याद रखना, लेटरेट मृदा को कहा जाता है लाल बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा को कहा जाता है दोमट मृदा, काली मृदा को कहा जाता है रेगुर मृदा और मिश्रित मृदा कहलाती बेटा लाल रेतीली मृदा। ठीक है ना, ये सारे अन्य नाम कक्षा में मैंने आपको पढ़ाए थे। आगे, मध्य प्रदेश में हीरे के प्रमुख निक्षेप किन 3 प्रकार की संरचनाओं में पाए जाते हैं? तो बच्चों याद रखना, किम्बरलाइट पाइप्स में पाए जाते हैं, कॉन्ग्लोमरेट में पाए जाते हैं और जलोढ़ बजरी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 899 रेयर एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहां पर बन रहा है? तो बोला अचारपुरा भोपाल के अंतर्गत बनने जा रहा है। ठीक है ना। इसका बायोटेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बन रहा है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है ये कहां बन रहा है? तो नर्मदापुरम जिले के अंदर। और भोपाल डिजाइन पार्क जो बन रहा है ये उज्जैन जिले के अंतर्गत। तो याद रखना, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? बच्चों याद रखना, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मृदा को बांटा है कितने भागों में? 5। एमपी में कितनी मृदा पाई जाती है? 5। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के लिए। ऐसे ही अगले टेस्ट डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।